अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। जैसे कि दोस्तों आप सभी जान पा रहे हैं कि बीपीएससी का जो क्लास चल रहा है उसमें जो है मेरा जो चल रहा है आपका 12th का कहकशा हिस्सा दोम का। ठीक है, तो आज मैं जो है आपके लाया हूँ उर्दू कवायद के बारे में, कवायद उर्दू पर। तो चलिए हम सबसे पहले कवायद क्या है और उर्दू कवायद क्या है, तो इस पर हम थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या है ज़बान? ज़रिया है। ज़बान क्या है? ज़रिया है। हम और आप तक क्या एक एहसासात को, एक जो है बातचीत करने का क्या है, अपने दिली ख़यालात को आप तक पहुंचाने का ज़रिया क्या है? एक ज़बान है। जैसे यहाँ पे देखिए, अपने ख़यालात एहसासात को दूसरों तक पहुंचाने और जो है दूसरों के ख़यालात व दिली जज्बात को समझने का क्या है? एक ज़रिया है। हमारी आपस की बातचीत ही हमारी ज़बान है। हमारी आपस की बातचीत ही हमारी ज़बान है। ठीक है, बातचीत या जो कुछ हम बोलते हैं और सुनते हैं यही हमारी ज़बान की जो है पहली सूरत है। क्या है? पहली सूरत है। यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं तो यही क्या है? हमारी जो है सुनते हैं और जो बोलते हैं ये हमारी ज़बान की क्या है? पहली सूरत है। पहली सूरत ज़बान का हम बोलते हैं, सुनते हैं, ये हो गया। और दूसरी सूरत जो आपका है वो तहरीरी शक्ल में रहता है। दूसरी सूरत वह है, ठीक है, जो हम तहरीर में लाते हैं, जो हम तहरीर में लाते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, लिखते हैं और पढ़ते हैं। जिस तरह ज़िंदगी में हर काम को ठीक ढंग से, यानी आप बहुत सारे काम किए होंगे और हर काम का जो है कवायद या फिर कानून या ठीक ढंग से करने के लिए कुछ कायदा जो है या फिर कानून जो है होते हैं, उनकी पाबंदी लाजमी होती है। क्या? उनकी पाबंदी जो लाजमी होती है कि जैसे मान लीजिए सुबह अगर उठना है तो सुबह उठ कर आपको सुबह 6 बजे उठना है, ये आपका ज़रूरी है। अगर आप 10 बजे उठेंगे तो फिर आपका ये नहीं। तो ये हर एक काम का जो है कुछ ना कुछ जो है कानून होता है, हर जो है काम का जो है कुछ ना कुछ जो है कायदा होता है। तो इसी तरह जो है क्या आपका जो सही ज़बान बोलने और लिखने के लिए जो है भी जो है कुछ उसूल बनाए गए हैं। बोलने और लिखने के लिए भी कुछ उसूल, कुछ जो कवानीन है उसको बनाए गए हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उसूल के नाम जो है, यानी उसूल, उन्हीं उसूल के नाम क्या है? कवायद है। उन्हीं उसूल के नाम क्या है? कवायद है। कवायद का जमा होता है वो कायदा है। ठीक है, कवायद का कायदा की जमा है, यानी कवायद क्या है? कायदा की जमा है। ठीक है, यहाँ पे इस बात को क्लियर किया है। चलिए, किसी भी ज़बान को अच्छे ढंग से बोलने और लिखने के लिए ज़बान के बनाए हुए कायदों की पाबंदी निहायत ज़रूरी होती है। यानी किसी भी ज़बान हो, हर एक ज़बान की आपको कायदा मिल जाएगा। और किसी भी ज़बान, यानी आपका जो लिखने और बोलने के लिए जो है बनाए हुए कायदों की पाबंदी जो है लिखने के लिए ख़ास करके ज़रूरी है। और कायदों की इसी पाबंदी को हम जो है उर्दू ज़बान, यानी इस पाबंदी को हम उर्दू के कायदा पढ़ रहे हैं, इसलिए जो उर्दू ज़बान की कवायद कहते हैं, उर्दू ज़बान की कवायद कहते हैं। उर्दू ज़बान यानी उर्दू कवायद को मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़ेर बहस 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। दोस्तों आप जो है बेफिक्र रहिए, मैं जो है आपको 0 लेवल से कवायद की जो है इल्म आपको दूंगा और जो है 0 लेवल से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा और आपको जो है बखूबी समझ में आएगा। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो आप हमें कमेंट करें, मैं उस पर जो एक और जो है विस्तार से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए, कवायद को कितना 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितना? 5 हिस्सों में, 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है कवायद को। और इस पांचों हिस्से का नाम अगर हम बांटते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 में क्या आता है? इल्म हजा आता है। दूसरा में इल्म सर्फ आता है। उसके बाद तीसरा में इल्म नहू आता है। और चौथा में आपका इल्म बयान आता है। और आपका 5वां में इल्म उरूज आता है। तो जैसा कि हम पहले जो है हम 0 लेवल से हम बात करेंगे तो हम इल्म हज़ा पर हम बात करेंगे। किस पर? इल्म हज़ा पर बात करेंगे। इल्म हज़ा पर मतलब बात करने का मतलब है कि यहाँ पे जो इल्म हज़ा यानी हरूफ के मुताल्लिक़ बात होगा। तो चलिए हम इल्म हज़ा की जो मुख्तसर तारीफ़ है वो हम जो है समझ जाते हैं, समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इल्म हज़ा। इल्म हज़ा के माना हरूफ को अलग अलग करने और उनके हिज्जे करने की वाक़फ़ियत के हैं। यानी इल्म हज़ा के माना ही हरूफ को अलग अलग और फिर उनकी जो हिज्जे करने की जो है वाक़फ़ियत से है। हरूफ हिज्जा वह हरूफ है
حروف ہجا وہ حرف ہے جن سے کوئی زبان بنتی ہے، جیسے ملا کے بنتی ہے تو یہ کیا ہے زبان۔ اب مان لیجیے زبان ہی لے لیجیے، یہاں پہ الگ الگ اس کو الگ الگ کر دیں گے تو اس کا کیا ہوگا زا ہوگا، با الف نو، اس طرح سے یہ کیا ہو گیا، تو اس کو ملنے سے کیا ہو گیا، ایک جو ہے زبان بنا، ایک جو یہاں پہ یعنی لفظ بنا۔ تو اسی حساب سے ہم پھر آگے بات کرتے ہیں کہ اردو میں ان حروف کو حروف تہذی کہتے ہیں۔ اردو میں کیا کرتے ہیں، اس کو جو حروف تہذی کہتے ہیں۔ حروف کی مجموعے کو کیا کہتے ہیں، ابجد کہتے ہیں۔ حروف کی مجموعے کو کیا کہتے ہیں، ابجد کہتے ہیں۔ حروف کی مجموعہ امین صاحب کا یہاں پہ دیکھیے تینوں یہاں پہ حروف کا مجموعہ، یہاں پہ 4 حروف ملایا گیا ہے، کیا ہے یہاں پہ 4 حروف کو ملایا گیا ہے، اور جو ہے حروف کے مجموعے کو یعنی ملا ہوا کو کیا کہتے ہیں، ابجد کہتے ہیں۔ اس بات کو آپ دھیان میں رکھیے گا۔ چلیے ابھی تک آپ دھیان نہیں دیے ہوں گے، حروف کی جو ہے 2 قسمیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف کی جو ہے کتنی 2 قسمیں ہوتی ہے اردو میں، اور حروف کی 2 قسمیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا جو ایک ہوتا ہے مفرد حروف اور ایک مرکب حروف، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں پہ بھی ایک ہے کہ مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی، ٹھیک ہے، مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک، یعنی یہاں پہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک ہے۔ اور یہاں پہ مرکب مطلب ہوتا ہے حروف، مطلب مرکب مطلب آپ کا 2 ہو گیا، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ، 1 2 3 بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک سے زائد کیا ہے، ایک سے زائد، یہ بات آپ سمجھ لیجیے، ایک سے زائد۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک سے ایک ہی یہاں پہ ہے، مفرد مطلب ایک ہی ہے، اور یہاں پہ جو ہے ایک سے زیادہ یعنی آپ کا 2 سے زیادہ، 2 یا پھر 2 سے زیادہ ہو سکتا ہے اس میں۔ چلیے ہم اس کو الگ الگ سے سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے مفرد حروف میں آپ کو جو ہے دیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، مفرد حروف میں یہاں پہ ہے کہ 36 ہے، کتنا ہے 36 ہے، اور آپ جو ہے یہاں پہ جو ہے الف با پا سے شروع ہو کر جو ہے یا پر ختم ہوتے ہیں۔ 36 حروف ہیں، اس میں جو ہے آپ کا الف با پا سے جو ختم یعنی شروع ہوتا ہے، اور یہ کہاں پر ختم ہوتا ہے، یا پر ختم ہوتا ہے، اور یہ جو ہے آپ کا کتنا ہے 36 حروف ہے۔ اس بات کو آپ دھیان میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے 36 حروف ہیں، مفرد حروف جو کہ ایک ہی ہے۔ اب جب ہم 2 کی بات کریں گے مرکب حروف کی، تو 2 یعنی 1 2 یعنی 2 حروف ملا ہوا ہونا چاہیے، تبھی وہ کیا ہو گیا مرکب حروف۔ جیسے آپ مان لیجئے دودھ میں ہم پانی ملائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، مرکب ہو جائے گا۔ جیسے آپ کا جو ہے بہت سارا چیز ہے جو کہ ایک سے زیادہ مل کر کچھ جو ہے نئی چیز بنتا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مرکب ہو جاتا ہے۔ تو مرکب مطلب آپ کا یہاں پہ 2 یا 2 سے زیادہ، تو ہم دیکھیں گے کہ اس حروف کی جو ہے تعداد کتنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے تعداد جو اس کا 14 ہے، جو حسب جیل ہے، اس میں مرکب حروف کی تعداد کتنا ہے 14 ہے، جو یہاں پہ آپ کا حسب جیل ہے۔ چلیے ہم نیچے آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں جو کتنا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیے باہا ملا کر بھا ہو گیا، فاہا ملا کر فا، تاہا ملا کر تھا، ٹاہا ملا کر ٹھا، جیم ہا ملا کر جھا چھا۔ اس کے بعد جب اس طرح سے جو آپ کا کہاں تک ہے، یہاں تک کتنا ہے 14، کتنا 14 حروف ہیں۔ یہ 2 حروفوں کے میل سے ایک مرکب آواز پیدا کرتے ہیں، یا کیا ہے مرکب آواز پیدا کرتے ہیں۔ انہیں جو ہے کیا کہتے ہیں، حکاری حروف بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، حکاری حروف بھی کہتے ہیں، اس بات کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح مفرد اور مرکب کی جو کل تعداد یعنی ان کو جوڑنے سے جو ملتا ہے ہمیں، یعنی آپ کا جو 14 ہے اور 36 سے ان کو جوڑنے سے کتنا ہوتا ہے 50 ہے۔ چونکہ اردو زبان ہندی، فارسی اور عربی سے مل کر بنی ہے۔ کیا اردو زبان کس سے، ہندی، فارسی اور عربی سے جو ہے مل کر بنی ہے، اس لیے اس میں سب سے یعنی سب زبانوں کے حروف موجود ہیں۔ مثلا آپ کو یہاں پہ جو ہے ہندی کا بھی مل جائے گا، اور جو ہے فارسی کا بھی مل جائے گا حرف، اور جو ہے عربی کا بھی حرف مل جائے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جو آپ کو یہاں پہ ملتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے 1 نمبر میں آپ کو مل جائے گا یہاں پہ کہ سا ہا، اس کے بعد زال، اس کے بعد صاد جود دوئی جوئی عین قاف، کتنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ یہ کیا ہے عربی حروف ہے، اس کو جو ہے آپ نشاندہی کر لیجئے۔ اور یہ کتنا ہے 9 حروف کہاں سے آئے ہیں، عربی سے آئے ہیں۔ کہاں سے، عربی سے آئے ہیں۔ عربی جو ہے یہ رسم الخط ہے، اس سے آئے ہیں، اس بات کو آپ دھیان میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کہاں سے آئے ہیں، یہ عربی سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عربی حروف ہیں۔ چلیے آگے کی ہم بات کر لیتے ہیں دوستو، 2 نمبر کی ہم بات کریں گے۔ 2 نمبر میں کہاں پہ دیا ہے کہ ٹا، ڈال، اڑا، یہ 3
वर्ड है, कितना 3 वर्ड है। ये जो है कहाँ से आया, सिर्फ ये जो खालिस हिंदी हरूफ हैं, ये क्या है, खालिस हिंदी हरूफ हैं। अरबी और फारसी में यह हरूफ नहीं पाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आपसे सवाल आ सकते हैं कि अरबी और जो है फारसी में कौन से हरूफ पाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ऊपर जो है तो जो है मिला हुआ है, कहाँ, ऊपर में तो जो दिया हुआ है, यानी टा डाल ड़ा, ये कहाँ से, यानी हिंदी से, शुद्ध हिंदी, यानी आपका शुद्ध हिंदी, खालिस हिंदी के हरूफ हैं। और ये जो है आपका फारसी और अरबी में क्या होता है, ये हरूफ जो है नहीं पाया जाता है। तो 3 यानी आपका हिंदी से 3 हरूफ यहाँ पे आए हैं। इसलिए जिन अल्फाज में टा डाल ड़ा, यानी कोई भी अगर आप में शब्द मिले उर्दू में जहाँ पे आपको टा और डाल और रा मिल जाए, वो शब्द आपका क्या हो जाएगा, वो जो है आपका हिंदी ज़बान का समझना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी आपको जो है किसी वर्ड जो है में जो है आपको डाल या फिर टा रा इस तरह का वर्ड आपसे पूछा जाएगा, तो ये वर्ड जहाँ पे भी आपको मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये कहाँ का, हिंदी ज़बान का वर्ड है, हिंदी ज़बान का शब्द है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कहाँ पे 3 है, और ये 3 जहाँ पे भी यूज हुआ होगा वो जो है आपका कितना, किसका हो जाएगा, हिंदी ज़बान का जो है शब्द हो जाएगा। इनमें से जो है किसी भी लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ हो उसको जो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ समझना चाहिए। चलिए तीसरा में हम बात करेंगे दोस्तों। तीसरा है जा फा हा आइन, ये 4 हरूफ है, क्या, जा फा हा आइन। यहाँ पे जो है गैन दिया है दोस्तों, ऊपर दिया है, तो यहाँ पे गैन दिया है कि जो है आवाज़ में हिंदी जो है आवाज़ हिंदी में नहीं है, हिंदी में क्या है, नहीं है, ठीक है, हिंदी में नहीं है, जबकि फ़ारसी और अरबी दोनों में है, जबकि फ़ारसी और अरबी दोनों में है। तो यहाँ पे जो है ये क्या है आपका, जो हिंदी में ये वर्ड जो है नहीं है, और ये कहाँ से, अरबी और फारसी दोनों में है। किसमें है, जबकि ये फारसी और अरबी दोनों में है, लेकिन ये जो है हिंदी में नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पे ये वर्ड यहाँ पे क्लियर किया। चलिए चौथा नंबर में दोस्तों यहाँ पे क्लियर किया है कि जैसे कि आप उर्दू में पढ़ते हैं, यानी झा, ठीक है, ये जो पढ़ते हैं का अरबी और हिंदी में इस्तेमाल नहीं है। इसमें अरबी और हिंदी में इसका इस्तेमाल नहीं है, यह खालिस फारसी ज़बान का हुर्फ है। किसका, खालिस फारसी ज़बान का हुर्फ है। हम अभी हुर्फ पर ही बात कर रहे हैं और आपको जो बता रहे हैं कि ये जो हुर्फ है ये कहाँ कहाँ से आया है, और ये 0 लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको जो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए यहाँ पे जो क्या है, ये जो है हिंदी में जो है इस्तेमाल नहीं है, यह खालिस फारसी ज़बान का, यह फारसी से कितना, एक है, कितना, सिर्फ एक है। यह फारसी में जो है फारसी का जो है खालिस फारसी ज़बान का हुर्फ है। इन्हें जो है मुफर्रद और मुरक्कब हरूफ के ज़रिए उर्दू ज़बान के तहरीरी शक्ल इख्तियार की। इन्होंने क्या किया, इन्हें मुफर्रद और मुरक्कब हरूफ के ज़रिए जो है उर्दू ज़बान ने तहरीरी शक्ल इख्तियार की। लफ्ज़ को सही तौर पर अदा करने को तलफ़ुज़ कहते हैं। लफ्ज़ को सही तौर पर अदा करने को ही हम क्या, तलफ़ुज़ कहते हैं। सही तलफ़ुज़ के लिए एराब का जानना ज़रूरी है। एराब मतलब दोस्तों, जैसा कि आप जो है एराब का मतलब आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 नंबर में ज़बर है, ज़ेर है और उसको पेश है, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे आपको खींचना चाहिए, कहाँ पे उसको मोड़ना चाहिए, तो ये क्या है, एराब उसे कहते हैं। किसको कहते हैं, एराब कहते हैं। एराब कहते हैं। तो एराब जो है उसी चीज़ को कहते हैं। तो लफ्ज़ को जो है सही तलफ़ुज़ के लिए, यानी आप अगर मान लीजिए सही तलफ़ुज़, सही ढंग को जानकारी के लिए, सही ढंग को जानने के लिए आपको जो सबसे पहले एराब का जानना जो है ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे जो है आपको दोस्तों पहले एराब का जो है इल्म आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे एराब, इसके पीछे जो है आपका एराब लेकर आया हूँ। एराब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए एराब का मुख्तसर तारुफ हम जानेंगे। एराब का मुख्तसर तारुफ है कि एराब यानी उन चंद अलामतों को कहते हैं जिनके ज़रिए हरूफ का आपस में मेल होता है या एक दूसरे से जुड़ते हैं। आपस में क्या होता है, मेल होता है या फिर एक दूसरे से जुड़ते हैं। एराब की गलती से लफ्ज़ अपनी सही जगह पर न रहकर कुछ से कुछ बन जाता है। जैसे यहाँ पे अपने लफ्ज़, इसका जो जीम और अलिफ, तो यहाँ पे जो है ता अलिफ यहाँ पे बन जाता
जाता है। तो ये क्या है, एक एराब के ज़रिए ही इसको क्या किया जाता है, यानी मिलाया गया है, तो एराब के ज़रिए हम इसको, इस लफ्ज़ को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ रहे हैं। इसलिए एराब का इल्म और उनका दुरुस्त इस्तेमाल उर्दू ज़बान का बुनियादी हिस्सा है। ये क्या है, बुनियादी यानी इब्तिदाई शुरुआती हिस्सा है। इन्हें एराब की मदद से, जिनका जिक्र आगे किया जाएगा, अभी जो आपको आगे मिल जाएगा, अल्फाज के हिस्से किए जाते हैं। जब भी एराब लगाने में गलतियाँ होती है तो हम उसको गलत तलफ़्फ़ुज़ का नाम देते हैं। जब भी एराब में गलतियाँ होते हैं तो हम उसे क्या, यानी गलत तलफ़्फ़ुज़ का नाम देते हैं। उर्दू, अरबी और फ़ारसी तीनों ज़बानों के एराब यानी ज़ेर, ज़बर, पेश और जज़म एक जैसे हैं, जबकि मद, तशदीद और तनवीन अलामतें कहलाती है। ठीक है, उर्दू, अरबी और जो हिंदी, क्या उर्दू, अरबी, फ़ारसी तीनों ज़बानों के एराब जो है यानी ज़ेर, ज़बर, पेश जो है और जज़म एक जैसे हैं, जबकि आपका मद, तशदीद और तनवीन अलामतें कहलाती है। ज़ेर, ज़बर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। हर एक को क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। जिन हरूफ को उनके ज़रिए हरकत होती है उन्हें मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मुतहर्रिक कहते हैं। ठीक है, जिस हरूफ को कोई हर्क यानी कोई हरकत नहीं होती है वह साकिन कहलाता है। क्या साकिन कहलाता है। ज़ेल में एराब और अलामतों को अलिफ के साथ जो है दिखाया गया है। यहाँ पे जो है अलिफ के साथ हर अलामतों को दिखाया गया है और उनकी तारीफ भी बयान की गई है। तो चलिए हम जो है समझ लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 का हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है अलिफ के साथ ज़ेर का इस्तेमाल हुआ है। इसका ज़ेर का इस्तेमाल हुआ है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे ज़ेर का माना है नीचे। क्या है, ज़ेर का माना है नीचे, चूँकि यह तिरछी लकीर किसी भी लफ्ज़ में हरूफ के नीचे लगती है। किसी भी लफ्ज़ के जो है लफ्ज़ में हरूफ के नीचे लगती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ज़ेर कहते हैं। अरबी में इसको कसरा कहते हैं। क्या, अरबी में इसको क्या कहते हैं, कसरा कहते हैं। और जो है जिस हर्फ के नीचे ज़ेर होती है इसको जो है मकसूर कहते हैं। मकसूर या मकसूरा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दाल के नीचे जो है ज़ेर है, उसको लाम, दिल, उसको गिन, मिस्किन वगैरह, ये क्या है, ये जो है क्या मकसूरा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मकसूरा हो गया। चलिए दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे नंबर भी हम गिनते चलेंगे। यहाँ पे यानी एराब का जो नंबर है उसको अगर हम सही ढंग से अगर समझ लें तो हमसे जो है एराब मिस नहीं होगा और हम जो है उसको आगे पीछे करके उसको जो है कवर कर लेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ आया, यहाँ पे ये चीज़ आया। तो दूसरा नंबर में ज़बर का बात है। यहाँ पे ज़बर का माना ऊपर है। ज़बर का माना क्या है, ऊपर है। यह एक तिरछी लकीर है जो लफ्ज़ में हुर्फ के ऊपर होता है। लफ्ज़ में क्या, हुर्फ के ऊपर होता है, इसलिए इसको ज़बर कहते हैं। अरबी में ज़बर को जो क्या कहा जाता है, फतह कहते हैं। फतह, अरबी में ज़बर को क्या कहते हैं, फतह कहते हैं। और जिस हुर्फ पर ज़बर होता है उसको जो है मफ्तूह कहते हैं। जैसे असलम, सल्तनत, मरकज़ वगैरह, क्या है, ये सब जो है आपका मफ्तूह हो गया। यानी जिस लफ्ज़ पर होता है, जिस हुर्फ पर जो है ज़बर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मफ्तूह कहते हैं। जैसे सल्तनत, मरकज़ वगैरह। चलिए तीसरा नंबर का है पेश, यानी जिस हुर्फ पर यह निशानी होती है। यानी कैसा निशानी, यह निशानी होती है, उसको अदा करते वक्त ज़बान आगे होती है, ज़बान आगे होती हुई मालूम होती है और इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेश कहते हैं। क्या, पेश कहते हैं। मसलन के चुप, यहाँ पे ज़बान आगे यानी आपका जो होंठ हुआ आपका आगे हो जाता है। चुप, बुल, बुलबुल, गुल वगैरह, कैसा है, बुलबुल, गुल, चुप। तो ये जो है ना आपका दोनों होंठ क्या हो गया, दोनों ही आगे हो जाता है। तो ये क्या हो गया, पेश, यानी इस हुर्फ पर जो यह निशान होती है। तो यहाँ पे आप इस बात से आप ध्यान, इसी तरह गोल होके ही आपका जो होंठ होता है वो आगे हो जाता है, इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है, यानी पेश कहते हैं। मसलन चुप, बुलबुल, गुल, तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, आपका जो है पेश कहते हैं। चलिए चौथा नंबर पर हम सवाल करेंगे जज़म, यानी यहाँ पे जो है थोड़ा सा इस तरह से किया जाता है। जज़म का दूसरा नाम सुकून है। यानी सुकून मतलब ये सुकूनत इख्तियार करता है, यानी सुकून रहता है। जिस हुर्फ पर जज़म है उसमें हरकत नहीं होती है। जैसे यानी पेश में, जैसे पेश में हर ज़बान हरकत होती है कि जैसे जीम पर अगर पेश हो तो जू हो जाएगा, सिन पर हो जाए तो सू हो जाएगा। लेकिन अगर जीम पर जज़म है तो ये जो
है हुर्फ हरकत में नहीं होगा, इसमें हरकत नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए इसको जो है हम आगे वाले हुर्फ के साथ जो है इसको हरकत में लेंगे, ठीक है, इसका कोई हरकत नहीं होगा, ये खुद जो है खुद अपना जो है शांत बनाए रखेगा। तो चलिए इसमें हरकत नहीं होती है, बल्कि इससे पहले वाला हुर्फ, बल्कि क्या इससे पहले वाला हुर्फ अपने एराब के मुताबिक, अपना जो एराब जैसे पेश है या फिर ज़बर है तो या फिर ये है, तो अपने एराब के साथ, अपने एराब के मुताबिक जो इसके साथ जुड़ जाता है, एराब के साथ जुड़ जाता है। अब मान लीजिए कि हम जो यहाँ पे अलिफ दिए और यहाँ पे हम पेश दिए और यहाँ पे हम सीन दे दिए, ठीक है, यहाँ पे हम सीन दे दिए और यहाँ पे हम जज़म दे दिए, तो क्या हो गया, अलिफ में जो है आपका एराब है ऊ, तो यहाँ पे इसके साथ ये तो सुकून है, यहाँ पे साकिन है तो सुकून है, इसका कोई सीन का कोई हरकत ही नहीं है, तो इसके साथ जो ये जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, उस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पर जैसे दिया है मजदूर, यहाँ पे दूर, यहाँ पे रा पर क्या है मज, यहाँ पे भी आप दिया है जज़म, यहाँ पे भी दिया है आपका क्या दिया है, जज़म दिया है मजदूर, उसके बाद बर्बाद, फुर्सत, क्या है फुर्सत, मकसद, आमिल वगैरह, इन अल्फाज में जो है जा, रा, ता, काफ जो है दाल, लाम पर जो है जज़म है, लेकिन ये अपना हरकत नहीं बल्कि पहले वाला हुर्फ का जो एराब है उस हरकत में जो है ये इस्तेमाल हुआ, तो ये क्या हो गया, ये जज़म का मतलब हो गया। चलिए हम 5वां नंबर पर हम बात करेंगे दोस्तों। 5वां नंबर पर है यानी आपका मद, यानी अलिफ में ही आपका मद का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, यानी हर वर्ड के, यानी हर जो एराब होता है सिर्फ अलिफ के ऊपर ही यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मद एक क्या है, अलामत है, मद क्या है, एक अलामत है, इसके माना है लंबा करना, क्या करना, लंबा करना, जैसे आमद, ठीक है, आमद, जिस अलिफ यानी जिस अलिफ पर मद हो उससे दुगुनी आवाज निकलती है, जैसे आ, तो ये क्या हो गया, मद पर डबल, यानी डबल आवाज में इसको निकालना इसका काम है, यानी वह लंबा करके पढ़ा जाता है, मसलन आ, ठीक है, आ, उसके बाद इसलिए इसको क्या कहते हैं, अलिफ ममदूह कहते हैं, क्या कहते हैं, अलिफ ममदूह कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आम, आसार, आला वगैरह इस तरह से है। चलिए 6 नंबर पर हम देख लेंगे दोस्तों तशदीद। तशदीद का मतलब, तशदीद का जो है निशान इस तरह होता है, और तशदीद देख लेते हैं कि जब किसी लफ्ज़ में कोई हुर्फ दोबारा यानी 2 बार पढ़ा जाता है, यानी एक बार ही लिखा जाए और जबकि 2 बार पढ़ा जाता है तो उस पर जो है तशदीद लगती है, क्या लगती है, तशदीद लगती है। और जिस हुर्फ पर तशदीद लगती है उसको मुशद्दद कहते हैं। हुर्फ मुशद्दद जो है पहली बार साकिन और दूसरी बार जो है मुतहर्क पढ़ा जाता है। मसलन ज़र्रा पहली बार इसके साथ पढ़ा गया, उसके बाद फिर जो है इसका अपना जो है एराब जो है मुतहर्क जो है पढ़ा जाता है, ज़र्रा, मिल्लत, कुफ़ार वगैरह। दोस्तों आई होप कि आपको जो है तशदीद भी समझ में आ गया है। 7वें नंबर पर हम बात करेंगे दोस्तों तनवीन की, हम बात करेंगे 7वें नंबर पर तनवीन, यानी आपका जो है अलिफ के ऊपर अगर आप जो है 2 ज़बर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, 2 ज़बर इसको जो है, तो यहाँ पे चलिए हम किसी भी लफ्ज़ का आखिरी हुर्फ नू ना होने के बावजूद जो है नू की आवाज़ जो है यहाँ पे नू की क्या किया जाता है, आवाज़ दे तो उस पर तनवीन की अलामत लगाते हैं, जैसे मजबूरन, इत्तेफाकन, मसलन, तो इसे क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। हम लोग जो इसको जो है यानी 2 ज़बर पढ़ते हैं, लेकिन यह जो है उर्दू में यानी आपका जो तहरीरी शक्ल में है ये इसे जो है तनवीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तनवीन कहा जाता है। और यहाँ पे तनवीन का मतलब है कि वहाँ पे नू ना रहते हुए, यानी आखिर में नू ना रहते हुए अगर नू पढ़ा जाए तो वहाँ पे जो है तनवीन को लगाते हैं और वहाँ पे नू पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मजबूरन, इत्तेफाकन, मसलन वगैरह। चलिए अब जो है यहाँ तक कितना 8-7 नंबर तक क्लियर हो गया। अब एराब और अलामतों के अलावा हस्ब चंद इस्तिलाहात का भी जानना ज़रूरी है। यहाँ पे जो है अलिफ मकसूरा, ठीक है, यहाँ पे मकसूरा दिया है, यानी आपका जो है मकसूरा के माना कम किया हुआ या छोटा किया हुआ, जिस हुरूफ के ऊपर छोटा सा अलिफ का निशान लगा दिया जाता है और वह अलिफ की आवाज़ देता है, उस अलिफ को अलिफ मकसूरा कहा जाता है। अलिफ मकसूरा कहते हैं, जैसे आला, फतवा, मुस्तफ़ा वगैरह, यानी छोटा सा अलिफ, तो ये क्या है, अलिफ मकसूरा।
चलिए बा में हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हाय मलफूजी, यहाँ पे है कि उस हा, यानी आप जो किसी भी छोटा में जैसे हा लगा देते हैं तो ये क्या हाय मलफूजी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखते हैं। हा को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ी जाए, मसलन वाह, क्या है ये साफ तौर पर पढ़ी जा रहा, शाह मावह वगैरह, तो इसे क्या कहते हैं, हाय मल फूजी कहेंगे। चलिए हाय जो खफ़ी, इसको जो है क्या कहता है, इस हा को कहते हैं जो साफ तौर पर पढ़ने में ना आए, यानी आपका जो साफ तौर पर पढ़ने में ना आए और जो है सिर्फ अपने से पहले हरकत को जाहिर यानी करे, जैसे नाला, ठीक है, उसका नामा, हंगामा वगैरह, इसको क्या कहते हैं, हाय खफ़ी, क्या कहे, हाय खफ़ी। चलिए आगे है वाव मारूफ, आपका जो है उस वाव को कहते हैं जो पेश के साथ पढ़ा जाए, जैसे नूर हूर, ये जो है पेश के साथ पढ़ा जाए तो उसको नूर हूर मंजूर वगैरह। जिम है वाव मजहूल के बारे में हम बात करेंगे। वाव मजहूल जिसके लिए जिसके पहले पेश ना हो, वह सिर्फ वाव की आवाज़ के साथ पढ़ा जाए, जैसे शोर ज़ोर मोर वगैरह, इसके जो है साथ पेश न है लेकिन सिर्फ वाव के साथ ही इसको जो है पढ़ा जा रहा है, तो वाव मजहूल हो गया। और वाव मारूफ यानी जिसको पेश के साथ पढ़ा जाए, और वाव मजहूल जिसको अपने ही यानी पेश के साथ पढ़ा जाए, ठीक है। चलिए तो वाव वगैरह वाव। चलिए आगे हम वाव आपका मादुला भी है, उस वाव को कहते हैं जो लिखने में आए मगर पढ़ी ना जाए, जो लिखने में आए लेकिन जो है पढ़ी ना जाए, जैसे आपका ख्वाब हो गया, तो यहाँ पे ख्वाब वाव जो है पढ़ने में नहीं आ रहा है। दरख्वास्त है, यहाँ पे भी पढ़ने में नहीं आ रहा है। ख्वाहिश वगैरह क्या है, ये जो है आपका वाव मादुला हो गया। अब यहाँ पे जो है खा में दिया है मौकूफ़ और साकिन हरूफ, अगर किसी लफ्ज़ में एक साकिन हरूफ यानी हुर्फ के बाद दूसरा गैर मुतहर्क हुर्फ आ जाए तो उस हालत का जो है नाम वक्फ और गैर मुतहर्क हुर्फ को मौकूफ़ कहते हैं। मसलन आपका गेंद देख लीजिए, इसमें जो है नून क्या है, साकिन है, और वाव क्या है, दाल है, क्या है आपका, और जो है दाल मौकूफ़ है, दाल क्या है, मौकूफ़ है, दाल क्या है आपका गेंद। यहाँ पे आपका जो है नू क्या है आपका, यहाँ पे देखिए नू आपका क्या है, यानी गैर मुतहर्क हुर्फ को मौकूफ़ कहते हैं। तो यहाँ पे हुर्फ आ जाए, यहाँ पे फिर से आप इसको पढ़ लेंगे कि अगर किसी लफ्ज़ में एक साकिन, सबसे पहले एक साकिन, कौन सा साकिन आ गया, यहाँ पे नू साकिन हो गया, उसके बाद फिर जो है दूसरा जो गैर मुतहर्क यानी उसका भी कोई जो है गैर मुतहर्क हुर्फ आ जाए तो उसका भी जो है क्या आ जाए, तो उस हालत का नाम क्या है, वक्फ है। और गैर मुतहर्क हुर्फ को जो है क्या कहेंगे, मौकूफ़ कहेंगे। तो यहाँ पे दाल क्या हो गया, मौकूफ़ हो गया। और मसलन यहाँ पे गेंद, इसमें नू साकिन और जो है दाल क्या हो गया, मौकूफ़ हो गया। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा और जो है आपको जो है इल्म हज़ा की जो इल्म है वो आपको पता चल गया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं आपको जो है इसका जो है एक अलग से और भी तशरीह के साथ अगर आप चाहें तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो जो है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएँ। तो चलिए हम जो है आपका इल्म हज़ा का जो है जो जितना भी इसमें समेटना था मैं इसको समेट कर आपके सामने पेश कर दिया हूँ। अब हम कल बात करेंगे आपका जो है इल्म सर्फ यानी इल्म सर्फ और नहू पर बात करेंगे। तो दोस्तों मैं अपनी क्लास को यहीं तक ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।